मुद्दा सबसे बड़ी बहस लेकर पहलगाम में हुए कायराना हमले पर लगातार भारत की हुंकार सुनाई दे रही है, जो आवाज पाकिस्तान तक जा रही है। इस बार की हुंकार उठी है अयोध्या से। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जुबानी, पाकिस्तान सुन ले, अब तेरे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ हमला नहीं था, वो इंसानियत पर एक काला धब्बा था। निर्दोष तीर्थयात्रियों को धर्म पूछकर मार डाला गया। ये वही सोच है जो बंटवारे के वक्त पूरे देश को चीर चुकी थी और अब भी उसी जहर को पाकिस्तान पाल रहा है। लेकिन भारत अब 1947 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और नया भारत अब चुप नहीं बैठता। सीएम योगी ने भी अयोध्या से जो ललकार मारी है वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि हमारे 26 निर्दोषों के बदले भारत के शूरवीरों ने 124 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यह है भारत का नया रुख। एक के बदले 10 नहीं, अब 100 मिलेंगे। और ये सिर्फ एक चेतावनी आतंकियों को नहीं है, सीधे सीधे पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहकर पुकारा है, क्योंकि जो देश आतंकियों को पालता है, उन्हें पनाह देता है, उसे दुनिया अब इसी नाम से पुकारेगी। सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद ही पाकिस्तान को ले डूबेगा और अब आतंकिस्तान के अंत के दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान अब 75 साल का हो चुका है, अब पाकिस्तान के अंत का समय आ गया है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं, सवाल ये है कि भारत अब कितना और सहन करेगा। जवाब साफ है, अब बिल्कुल नहीं। अयोध्या से उठी ये आवाज सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं है, ये आवाज 140 करोड़ भारतीयों की। ये आवाज है उन परिवारों की जिनके घरों के चिराग बुझा दिए गए हैं। ये आवाज है भारत की अस्मिता की, अखंडता की और आत्मसम्मान की। पाकिस्तान अब भी वक्त है, या तो आतंकियों का साथ छोड़ दे या फिर खुद भी उन्हीं की कब्र में जा गिरे, क्योंकि भारत अब चुप नहीं रहेगा और ना ही अब सहेगा। हर गोली का जवाब अब मिसाइल से दिया जाएगा, हर खून के कतरे का हिसाब मैदान में होगा। आज की इसी बहस में हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति कर।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय खन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऋषि दीक्षित, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। संजय जी, सबसे पहले आज इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया जाता है पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर भारत को आंख दिखाता है, कहता है उन्होंने हमारा पानी बंद किया, हम उनका सांस लेना बंद कर देंगे। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं फील्ड मार्शल, सपोजिटली फील्ड मार्शल, वो अपनी सेना के लिए है, पर हम उन्हें फील्ड मार्शल नहीं मानेंगे। इसीलिए मैंने कहा सर, एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया। जी हाँ, हम उनको फील्ड मार्शल तो मानेंगे ही नहीं जी। वो एक तो फील्ड मार्शल हैं। दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो ओहदा इन्होंने लिया है, इनको दिया नहीं गया है, इन्होंने लिया है। और वो इस वजह से लिया है कि पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है कि उनकी फौज जो है सर्वोपरि है, और वो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी उनका दबाव रहता है। जी। तो पाकिस्तान में जब ये 4 दिन हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है, तो उसमें उन्होंने मुंह की खाई है और काफ़ी बर्बादी उन्होंने जो है फेस की है। अब उनको मुंह दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं मुल्ला मुनीर को। और मैं उनको मुल्ला मुनीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मदरसों में पढ़े हुए हैं और उनकी सोच जो है वो मुल्लों जैसे ही है। तो इस वजह से मैं उनको मुल्ला मुनीर कहूँगा। तो उन्होंने जो है अपने देश में ये जताने के लिए कि पाकिस्तान ने जो है बहुत अच्छा काम किया और हिंदुस्तान को हराया है, तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने आप को एज फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया, जबकि वो असल में है फील्ड मार्शल। जी। तो ये करने से वो अपनी जो आम जनता है, उनको ज़्यादा समझ नहीं है इन चीज़ों के बारे में। उनको सिर्फ इतना देखने को और सुनने को मिलेगा कि जी हमारा जो है जनरल जो है वो फील्ड मार्शल बन गया है। और पाकिस्तान में इससे पहले एक ही फील्ड मार्शल थे, अब ये दूसरा फील्ड मार्शल जो है फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर है। तो ये सिर्फ अपनी जनता को दिखाने के लिए कि जी हमने जो है बहुत अच्छा कार्रवाई की हिंदुस्तान के अगेंस्ट, और इस वजह से जो है मेरी पदोन्नति हुई है। और इनके पास मेरे को तो मतलब ताजुब होता है क्या देश है। और ये इनका जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर हैं, ये किस तरह के इंसान हैं कि इनको मतलब शर्म भी नहीं आती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जब आप एक फौजी होके आपने एक मुंह की खाई है, तो आप उसको ब्रेवली जो है उसको फेस करें। ये माने कि ठीक है हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, पर यहाँ तो वो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार करके जो है अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल नियुक्त करवा दिया है। जी। तो ये मेरे को बिल्कुल भी इनका समझ में नहीं आता है कैसे ये देश चल रहा है और कैसे इनके संजय जी, politicians वही और कैसे चीज इनके है चल रहा है। कि हम बालाकोट देख ले, हम पुलवामा अटैक देख ले, हम पहलगाम अटैक देख ले, और हर जगह मुंह की खाने के बाद भी इनकी जो ऑडेसिटी है, इनकी जो हिम्मत है, हम इस हिम्मत को किस तरह से देखें, क्या जवाब दें हम इन चीजों को कि ये खुद ही तमगा उठा लेते हैं और फिर अपने सीने से चिपकाए घूमते हैं। ऋषि जी, क्या रिएक्शन होगा आपका, क्योंकि एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना लिया गया और आजीवन ये पद उनके साथ रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। मैं इसमें क्या ही बोलूं, लेकिन एक विश्व में रिकॉर्ड जरूर बना है। जीतने के बाद में, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में, हर देश अपने सैनिकों का, उनके सेना नायकों का जिस तरह से बन सकता है सम्मान करता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश पूरे विश्व में बना है जहां हारने के बाद भी उनको पदक मिलते हैं, उनको सम्मान मिलता है, उनका प्रमोशन, और हारने के बाद वो जश्न भी मनाते हैं। ये भी एक बहुत ही सोचने की बात है। अब रही बात की जो इनका नजरिया है, जो कार्यशैली है, वो पूरा विश्व देख रहा है, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम लोगों ने 22 तारीख के बाद में उसका बदला 7 तारीख को इनके ठिकानों को, आतंकियों के ठिकानों के एक स्पेशल संकल्प था। ये पूरे विश्व को बताया इंडिया ने, इवन पाकिस्तान को बताया कि हम
किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, किसी सिविल एस्टेब्लिशमेंट को या आम आवाम पे कहीं भी कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, जिन्होंने हमारे देश में छद्म युद्ध चला रखा है, प्रॉक्सी चला रखा है, उनको हम घुस के जड़ से नेस्तनाबूद करेंगे। तो हमने उस पर अपना काम शुरू किया। जी। अब मैं आता हूं कि जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई गई और उतने प्रोसीजन से जो कार्य किया गया है, ये एक स्टडी का विषय है। ये भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाएगा विश्व की, इतने कम समय में इतने प्रिसाइजली जो है एक्शन करके, उनको नेस्तनाबूद करके और सेफली सब चीजें इंटैक्ट अपने देश के अंदर रही हैं। ये एक रिसर्च का विषय होगा और ये मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाने की बात होगी। तो अब समझिए कि जो जनरल अभी तो फील्ड मार्शल हो गए, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनके देश का, उनके देश की गवर्नमेंट को पावर है, किसको क्या प्रमोशन देते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ऐसे समय पे हारने के बाद भी उनको ये चीज दी गई, तो ये बड़ी बात हुई है। अब क्या हुआ है कि जिस टाइम पे 9-10 तारीख की रात को जब दोबारा से इंटेंसिफाई हुआ अटैक की जो है, इसको हम न्यूट्रल करेंगे, उनके जो इंस्टॉलेशन है, खास करके जो एयर बेसेस 3 थे मेन, जहां पे उनके परमाणु हथियारों का जखीरा और आर्सेनल उनके थे, वहां तक जब धमक दी गई है अपने ब्रह्मोस फायर करके, तो उसके बाद में खलबली मची है। और उसके बाद में ये अच्छा काम मुनीर ने किया कि यूएस को तुरंत से तुरंत जो है अप्रोच किया रातों रात और कहा कि ये सब कुछ जो है भारत से बेहात हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे जी। तब जैसे तैसे भी जो है मध्यस्थता करके वार रुकने के बाद ही भारत ने भी उस चीज को समझा और फिर भारत अपनी मर्जी से उस चीज को रोका गया। तो क्या ये जो उन्होंने अपने देश के लिए एक, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। उनका जो नुकसान था वो नुकसान काफी हुआ है और उसको हम अगर घंटे 2 घंटे और इसी मोड में रहते तो वो पाकिस्तान नेस्तनाबूद भी हो सकता था, ये भी उसको मालूम था। तो उसने बड़ी खूबसूरती से जैसे तैसे करके उनके डीजीएमओ ने बात करी, इंडिया में बात करी। बात करने के बाद समझौता 3 घंटे के बाद फिर तोड़ दिया गया। उसके बाद जब मुंहतोड़ जवाब दोबारा दिया गया है तब कोई चारा बचा नहीं था। ये हुआ कि सारा हम लोग खत्म हो जाएंगे और हमारे जो परमाणु जिसकी धमकी दिया करता था परमाणु अस्त्रों की, जब वहां के उसके मोहरे तक हम पहुंच करके हमने धमक दे दी और वहां पे जो कुछ हुआ और जग जाहिर है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद जो यू टर्न करके हाथ पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के जैसे तैसे उसने जो है दोबारा से ये कहा कि अब नहीं होगा, दोबारा से फिर जो है रुके हम लोग। बिल्कुल तो सर, क्योंकि ये चीजें हम बहुत लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं। हर बार हारने के बाद, हर बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की जो सेना है, हालांकि वो अपना मनोबल बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, एक भ्रामकता भी फैलाए हुए, एक भ्रम में रखे हुए हैं वहां की जनता को कि हम जीत रहे हैं। चाहे वहां की मीडिया की बात कर ले, चाहे वहां की सेना की बात कर ले, वो हर बार इसी भ्रम में जी रहे हैं और लोगों को यही संदेश भी दे रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं। अरविंद जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या आपको लगता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नीति की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, इस नीति पर चल रहा है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपूर्वा जी आप कि अब भारत ने खासकर जो पाकिस्तान को लेकर जो इंडियन डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है जी, वो एक चरण आगे बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जो डेटरेंस पावर है उसमें इजाफा किया है। अब ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ से लोग मार के चले जाएंगे और आपको ये भी डर नहीं होगा कि इसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जनरल जियाउल हक साहब को उस समय ये लगा था कि हम आतंकी भेजेंगे, उनकी ट्रेनिंग में भी बहुत कम खर्च होता है और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत को लहूलुहान कर देंगे। तो उनके लिए काफी आसान था, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पकड़ लिया, मदरसे खोल लिए, लोगों को कन्विंस कर दिया, कुछ युवा लोगों को रोजगार का आकर्षण दिखा दिया और उसके बाद में भारत में जाके आतंक फैला दिया। पर अब भारत ने जो एक नया आयाम तय कर दिया है कि देखिए हर चीज की एक कीमत होती है। और मुझे याद है कि जब जयशंकर साहब जब यूएस में थे तब उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड इज नॉट फॉरगेटफुल। तो भारत कितने समय तक माफ करेगा। पर एक जो अपूर्वा जी जो आपने आज की बात की जो शुरुआत की थी, आपने ये कहा था कि वहाँ के कहा कि हम भारत की सांसें मुश्किल कर देंगे। वो बेसिकली भारत ने पानी रोका तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। बिल्कुल, वो जिन महाशय ने ये बयान दिया था जी, वो दरअसल पाकिस्तान के DGISPR में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के इक्वल की रैंक होती है, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशंस पर हैं। पर इतने भी बड़े आदमी नहीं है कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी डिसीजन लें
और वो करेंगे, तो इनके लिए दरअसल एक टर्म चलता है, दीज पीपल आर द बार्किंग डॉग्स। जी भौंकने वाले मालिक के लिए भौंकने वाले कुत्ते नहीं होते हैं, जी जी। वह इनकी हैसियत है। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि जरूरी है उसके एसेंस को समझने के लिए, तो ये लोग बार्किंग डॉग्स है बेसिकली। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तमाम लोग कहते हैं, हाफिज सईद भी तमाम बयान देता है, पर इनका हम पे सीधा सीधा असर नहीं होता है। हमें जो ज्यादा हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इसाक डार साहब, जी अभी वो चाइना गए थे, हम्म और चाइना जाने के बाद में वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले, और वहां पे उन्होंने तालिबान के जो फॉरेन पॉलिसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया था, और तीनों ने एक मीटिंग की थी। तो भारत जो ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान हमारे फेवर में है, और क्योंकि अफगानिस्तान को अब लग रहा है कि इंडिया को अभी चाबहार पोर्ट को अभी वापस तैयार करने में, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में काफी टाइम लगेगा, तो ऐसे में मुझे ये डर है कि कहीं जो चाइना है वो पूरे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के वहाँ पे पूरा कैप्चर न कर ले। भारत का भी वहाँ पे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूर करने के लिए हमें इन बाकी डॉग्स की तरफ ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि उनका तो काम है भौंकना। हमें असली हमारा मकसद है वो नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी इस बात से मुझे थोड़ा डिफर करना पड़ेगा कि हम ट्रेड और वो दोनों साथ साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत को अगर मध्य एशिया तक पहुंचना है तो पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी वर्केबल सिचुएशन लाके कि हम काम चलाओ थोड़ा सा हम कर लें, और खासकर जो वाघा बॉर्डर्स हैं वहां से जो ट्रक्स जाते थे अफगानिस्तान की तरफ वो शुरू कर दें, और फिर बहुत जल्दी इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लें। तो ठीक है, ये एक बिल्कुल सही सर। तरीका चर्चा में हो सकता है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी। सवाल सर आपसे भी वही एक बार मैं पूछना चाहूंगी कि एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया, और ये पद ऐसा है जो आजीवन उसके साथ रहेगा, और जैसा कि अभी पहले भी चर्चा हो रही थी, हमारे बाकी दोनों डिफेंस एक्सपर्ट ने यही कहा कि ये तमगा उन्होंने खुद ले लिया है। हारे, मुंह की खाई, भारत से हर बार हारे, और फिर ये तमगा खुद ले लिया वहां की जनता को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम हारे नहीं हैं, हम जीत गए हैं। तो देखिए हमने अपने जो मार्शल हैं हमने उनको फील्ड मार्शल की रैंक पर हमने उनको प्रमोट कर दिया, खुद ही प्रमोट होते चले जा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं आपको 1965 में ले आता हूँ, पाकिस्तान की हार हुई थी उस टाइम पे भी। तब उस टाइम पे जो आर्मी चीफ थे जनरल अयूब खान, जी उन्होंने अपने आप को खुद फील्ड मार्शल के तौर पे नियुक्त किया था, अपने आप को खुद। और यही नहीं, उन्होंने अपने आप को निशाने पाकिस्तान, जो कि हिंदुस्तान में भारत रत्न के बराबर का होएगा, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को समझ जाए, वो भी अपने आप को दिलवाया, और बाद में कू करवा के अपने आप को सत्ता पलट करा के मिलिट्री को पावर, वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। जी बस ठीक इसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मनीर का होएगा। और अभी मैं सोचो आकलन करूं, मैं आप बताऊं तो सोचे थे पाकिस्तान यार इतना बेवकूफ है, दो लोग होंगे, जो एक पिटने वाला होगा वो हाथ जोड़ के माफी मांग के वहीं भाग जाएगा। वो पाकिस्तान पिटने का शौकीन क्यों हो रहा है? उसको मालूम है वो मार खाएगा। अब ये समझ में आया ब्रिगेडियर साहब और साहब ये इस बात से शायद इत्तेफाक रखें सर, मे बी इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसने ये दिमाग लगाया कि भाई चाहे जंग करूंगा मैं, हारूं कि जीतूं, जीतने का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता, तो जंग करूंगा, ताकि क्योंकि अपने आप को मेरे को फील्ड मार्शल नियुक्त करना है, 5 स्टार जनरल, उसके बाद फिर मैं कू करूंगा और अपने आप को मैं। अली शाह जी, मैं ये चीज समझना चाहूंगी, तो, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लगता है ऐसा सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश में ही हो सकता है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी। तो 16 अप्रैल को इसने फील्ड मार्शल ने एक बहुत ही गंदी शर्मनाक विपत्तिजनक स्पीच दी, टू नेशन थियरी की, हिंदू मुसलमान किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में ये हमला हो जाता है, उसी की स्पीच से प्रभावित अगर आप देखें तो एक तरीके से कौन करता है ऐसा हमला? आतंकी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यही खलीस इंसान एक टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और जोश दिला रहा है। ये इसने या तो ये पूरे षड्यंत्र रचा होगा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में एक हम कसम लेते हैं जब हम फौज में आते हैं,
वो कसम है कि आपका देश राष्ट्र पहले आता है, फिर जिनको आप कमांड करते हो वो आते हैं, आखिरी तौर पे तीसरे नंबर पे आप खुद आते हो। पाकिस्तान का उल्टा है, पाकिस्तान में पहले आप आते हो, फिर उनकी फौज आती होंगी, फिर उनका मुल्क सबसे आखिरी में आता है। तो उसी फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल बोले, फील्ड मार्शल ने ये षड्यंत्र रचा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। इससे बिल्कुल। सोचा कि भाई क्यों ना मैं पिटने के बावजूद, बताइए मार खाने के बावजूद भी बंकर में छुप गया था ये, बंकर में पता नहीं कहां पर इसको पेट में दर्द हो गया था और बंकर में छुप गया था ये, अपने परिवार को भगा दिया अगले दिन पाकिस्तान से कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है। इनके मिनिस्टर ने बोला है अगले 36 घंटों में हिंदुस्तान हम पे हमला कर दे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो फोन पे बोल रखा है अगर हमला होता है तो मैं भाग जाऊंगा, दुम दबा के भाग जाऊंगा मैं, क्योंकि तो ऐसे डरपोक कायराना लोग हैं वहां पे। इनकी बहादुरी कहां तक सीमित है बताता हूं मैं। इनकी बहादुरी सीमित है कि महिलाओं पे कोड़े बरसा देंगे, बच्चों के स्कूल में जाकर बम लगा देंगे और दूर दराज जाके कहीं पे देखेंगे और खूब देख हंसेंगे, वहां तक सीमित है बस। यही बहादुरी है सर, और इसी ऐसा बहादुरी के पहले साथ मुल्क ये भारत से मुकाबला करने के ख्वाब देखते हैं। संजय खन्ना जी, मुझे तो लगता है पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से ध्वस्त हो गया, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर तो कभी वहां पर था ही नहीं। अगर हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात कर ले, जो आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है, डेवलप हो रहा है, और आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पाकिस्तान का अंत नजदीक है, वहां का आतंकवाद ही उसे खत्म कर देगा, और कहते हैं ना कि जो पैदा हुआ है वो खत्म भी होगा। तो पाकिस्तान तो पैदा ही हुआ है, भारत से अलग होकर पाकिस्तान पैदा हुआ है, 75 साल जी गया, अब और कितना वक्त बचा है? देखिए, पाकिस्तान जब हमसे सेपरेट होके जो उन्होंने नया राष्ट्र बनाया, तो वहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ, मतलब प्रजाति तो नहीं बोलूँगा पर अलग अलग जातियाँ थी, और उसमें जो है सबसे अव्वल जो अपने आप को मानते हैं वो है पंजाबी मुसलमान जी। वो अपने सामने किसी और को जो है टिकने नहीं देते। वो बाकी जो वहाँ पे चाहे सिंधी हो, बलोची हो, इंक्लूडिंग पठान, इन सबको जो है अपने से नीचे मानते हैं, और उन्होंने कभी इनको उठने नहीं दिया। जितनी भी गवर्नमेंट में पोस्ट हैं वो सब पंजाबी मुसलमान मैक्सिमम उसमें हैं। अली साहब बता रहे थे कुछ दिन पहले कि 97% जो है पाकिस्तान फौज में पंजाबी मुसलमान हैं, और सिर्फ 3% जो है बाकी जातियां हैं वहाँ पे। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है हमेशा कू करके जो है वहाँ पे जनरल उन्होंने राज्य किया है, और राज जब उन्होंने किया है तो उन्होंने अपने देश को फौज के तौर तरीके के हिसाब से चलाना चाहा। वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। वो अपनी आवाम के ऊपर जो है बहुत ही जुल्म ढाते हैं, और उनको इसमें कोई शर्म नहीं आए। वो क्योंकि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि एक हम पंजाबी मुसलमान सबसे अव्वल दर्जे के हैं, और दूसरा पाकिस्तान फौज जो है उसका कोई मुकाबला नहीं, और कोई उसके सामने पाकिस्तान में जो है उठ नहीं सकता है। इसी के दायरे में रहते हुए जो है उन्होंने बलूचिस्तान में जो है बहुत, जब से बलूचिस्तान उनका एक प्रोविंस, चौथा प्रोविंस बना था, तब से लेके आज तक उन्होंने बलोचियों को जो है बहुत ही कत्लेआम किया है, उनकी लेडीज़ को रेप किया है, अगवा किया है। मतलब आप वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति उन्होंने बलोचियों की कर दी है। पर बलूचिस्तान जो है उसका 44% जो है पाकिस्तान का लैंड मास है। मतलब बलूचिस्तान इतना बड़ा है, तो वहाँ काफ़ी मिनरल और पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं बलूचिस्तान के एरिया में हैं, जिसका कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, और अब उन्होंने चाइना को भी वो दे दिया है एक्सेस वहाँ पे उन चीज़ों को लेने के लिए और उसका बेनिफिट उठाने के लिए। पर उन्होंने बलूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं की था। बलोचियों की कहीं आवाज़ उन्होंने उठने दी, उनके असेंबली में, नेशनल असेंबली में भी कोई उनके लिए जगह नहीं है। दूसरा है सिंधियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, और सबसे जो ताज्जुब वाली बात है कि पठान भी अब जो है उनके अगेंस्ट रोष में खड़े हो गए हैं। वो उनको अब अगर आपकी इंटरनल स्टेट ही इतनी बुरी है, जहाँ पे आपके अलग अलग जातियाँ जो हैं वो आपकी सेना और आपकी पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उस देश का क्या हाल होगा। इमरान खान वो एक नेशनलिस्ट लीडर अपने लिए, अपने देश के लिए थे,
और अब आप जानते हैं कि उनका क्या क्या हशर किया हुआ है। तो ये पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के जो बाशिंदे हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके साथ, चाहे वो टेररिस्ट हों चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, जो भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो है मिलजुल के रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर बाकियों को जो है पाकिस्तान आर्मी दबा के रखती है और वहाँ पे बहुत जी, ही जुल्म करती है। और इसी से जुड़ा एक सवाल सर यहाँ पर ये भी आ जाता है, ये मैं ऋषि जी से समझना चाहूंगी सर, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तानी सेना का जिक्र करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तानी सेना हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है, सरकार बाद में रहती है, सरकार पर पूरा कंट्रोल वहां की सेना का होता है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए हैं, अब क्या वहां की सरकार को यह डर सता रहा है कि कहीं शहबाज शरीफ को मंच से ना उतार दिया जाए, कुर्सी से ना उतार दिया जाए और अब सर्वे सर्वा आसिम मुनीर ना बन जाए? देखिए, इसमें जो आपने सवाल हमसे पूछा तो आधा जवाब उसी में है जी। ये जो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनाए गए हैं या उनको इस तरह से ऐसा फील्ड मार्शल बनाने का एक वो नहीं कि उनको एक रुतबा दे दिया गया, एक रैंक दे दिया गया है। इसके पीछे चाल समझ में आ रही है, वो ये है कि वो रैंक जब मिल जाता है तो रिटायर नहीं होता, अभी ये रिटायर होने आजीवन वाले रहता है जी। तो बीच में ही वो जो है चाइना के बड़े अच्छे गुड बॉय हैं और अमेरिका से उनकी ट्यूनिंग अच्छी है। तो जो इंटरेस्ट चल रहा है, आप देखिए वहां पे हम लोग खाली पाकिस्तान और वहां के अवाम और उसके पीछे पड़े हुए बात कर रहे हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड और जो मास्टर गेम खेला जा रहा है वो कहीं और से खेला जा रहा है। और वो इशारे पे कि कहते हैं ना कि जितना इशारा दिया जा रहा है कठपुतली की तरफ उतना ही वहां पे हो रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो इनकी वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, गवर्नेंस है, उसका वैसे भी कोई वजूद नहीं है। नहीं तो जिस तरह से हरकत हुई है, जिस तरह से ये कार्रवाइयां सेना ने करी हैं, तो सेना पे कोई होल्ड गवर्नमेंट का नहीं है, वहां जो है नाम की गवर्नमेंट है, उसको हम पप्पट कहें तब भी कोई बुरा नहीं होगा। तो आसिम मुनीर की जो है वो इनके मोहरे हुए हैं चाइना के एज वेल एज अमेरिका के। अब वो चाह रहे हैं कि इस बंदे को हम सपोर्ट करके अगर आगे रखेंगे तो जो आगे की चीजें हैं, जो इम्पास पैदा हुआ है बीच में, उसको इसके सहारे हम ले जाएंगे आगे। और इसी को जो आपने कहा कि हो सकता है कि वहां पे दोबारा से फौजी हुकूमत आ जाए, वहां पे माशाल्लाह या जो भी इसको टेक ओवर कर लें, तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये भी सोची समझी रणनीति है। क्योंकि इसमें ये चीज नजर आ रही है कि लीडरशिप वहां डिफरेंट है, कोई आगे आगे संभालने वाला नहीं है। तो सेना और जो है क्या बोलते हैं, जो वहां के नेता हैं, लीडर्स हैं, वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वहां की जनता को किसी की परवाह नहीं है, किस हाल में है, किस उसमें घूम रहे हैं वो। तो मुद्दा यहाँ पे आता है कि आप समझने की ये कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी, और जो डिमांड्स है इंडिया की, जो 3-4 उसमें खास करके जो हाफिज सईद है और 2-3 आतंकवादी जो टॉप क्लास के हैं, बार बार कहा जाता रहा कि भैया आप इनको हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हो जी। तो हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उस चीज को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि ये तो अभी जो अटैक हुआ है, जबरदस्ती की बात हुई है, टाइम जो है मतलब ऐसा उसका बुरा हाल कर दिया गया है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं चाह रहा कि रिश्ते सुधरे और उन आतंकवादियों को यहाँ सौंपने के लिए तैयार नहीं है। इस पर बात ही नहीं हो रही। अब हम जरूर कह रहे हैं कि नहीं अब दोबारा करोगे, थोड़ा करोगे, तुम फिर घुस के मारेंगे, फिर तुमको ढूंढेंगे, वो तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन ये जो बातें बीच में चल रही हैं और सेना का जो दखल है, वहां की ISI का जो दखल है, और एक पावरफुल बंदा जो और बैठा रखा है इसके आसिम मुनीर के साथ में, तो वो कम खतरनाक नहीं है। इन लोगों का पूरा जो है ये अपनी पावर वहां पे बनाए रखने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और विश्वास करने के काबिल नहीं है। अभी हमारे एक मित्र ने डिबेट में ये चीज कही थी कि हमको अपने डिप्लोमेटिक और बाकी चीजों को सुधारने के लिए हमें थोड़ा सा जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख करके पाकिस्तान के साथ में काम करना चाहिए। आपको एक मिसाल देता हूं कि एक इंडिगो एयरलाइंस का एक जहाज जिसमें करीब 250 के आसपास जो यात्री थे, थंडर स्टॉर्म में फंस गया था और उसको निरस्त लैंडिंग चाहिए थी जो कि लाहौर में होनी थी। तो मानवता के आधार पर उन्होंने वहां पे जो एक इंटरनेशनल ला गई इमरजेंसी होगी तो आप उसको अलाउ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको ये प्लान बनाया कि ये फंस करके दोबारा से ये एक हादसा हो जाए, नहीं उतरने दिया वहां पे जी। देखिए तो और उस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स थे, उसको लैंड कराया, 227 पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली। उनके साथ हम पैम्परिंग करें
ये हमें कहीं से मंजूर नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और यानी हम बड़े अब वो सशक्त वक्त पोजीशन गया में सर, यानी सर अब ये समझा हाँ, जाए कि अब वो वक्त गया, पाकिस्तान से अब कोई पीस टॉक, किसी तरह की कोई मतलब ही बातचीत वाला जो वक्त है अब वो चला गया। तेजावत जी सर, ये इसी मतलब इसी नहीं। से जुड़ा एक सवाल मैं अब आपसे लूंगी कि क्या पाकिस्तान अब अपनी विदेश नीति को बदलने की कोशिश कर रहा है या बदल चुका है? क्योंकि अभी जैसा कि ऋषि जी भी कह रहे थे कि उस फ्लाइट को वहां लैंड नहीं होने दिया गया या उस जगह से नहीं गुजरने दिया गया, 227 लोगों की जान खतरे में डाली गई। हालांकि सेफ लैंडिंग हुई, लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल ठीक है। ऋषि साहब ने अपनी भावनाएं काफी खूबसूरती से व्यक्त की, और मुझे लगता है कि जो हमारे देश की जो आम आवाम है, जो आम जनता है, उनकी भी भावनाएं लगभग लगभग ऋषि साहब के साथ ही हैं। पर ये देखिए कि अगर पाकिस्तान बहुत जितना ज्यादा कमजोर होता जाएगा, उसकी आर्थिक हालत जितनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी, वह धीरे धीरे चीन की गोद में चला जाएगा। और आप अपने पड़ोस में एक बहुत ही मजबूत, एक कमजोर पाकिस्तान को तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, पर एक मजबूत चीन जो पूरे दक्षिण एशिया पे जो कब्जा कर लेगा, क्या आप ऐसा चीन बर्दाश्त कर पाएंगे? कि जो कि जिसने यहाँ श्रीलंका में एंट्री ले ली थी, मालदीव में हमारे लिए चैलेंजेस खड़े कर दिए थे, नेपाल में हमें बार बार परेशानी होती रहती है, और अभी बांग्लादेश में जब ये यूनुस साहब थे उसके समय में आप सारी चीजें देख रहे हैं। तो दरअसल जो डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, वो भावनाओं से नहीं चलती है, वो हकीकत पे चलती है कि वास्तविकता क्या है। बाकी भावनाएं तो है वो अपनी जगह पे हैं ही। दूसरी बात यह है कि वहां ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे ही लोग सींग वाले बैठते हैं। वहां का जो एलिट लोग हैं, वो दरअसल उन्होंने खुद पाकिस्तान की आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। और अभी पाकिस्तान में एंटी रिलीजियस थॉट काफी ताकत पकड़ रहा है। जब इतनी बर्बादी के बाद में अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं, या टू नेशन थियरी का सबसे ज्यादा जितना पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म आया, वहां जितना इसे क्रिटिसाइज किया गया, मुझे लगता है कि उतना तो हमारे देश में नहीं हुआ था। क्योंकि हमारे देश में उस समय ये था कि ये उनका मामला है, उनको जो करना है वो आपस में करते रहे। हालांकि हमारे टीवी न्यूज चैनल्स ने इसका नोटिस जरूर लिया। तो वहां एक बड़ी संख्या में जो बुद्धिजीवी तबका है, अब जिसका असर पाकिस्तान में धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो लोग भी चाहते हैं कि इतिहास की जो गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। पर वहां के जो ताकतवर लोग हैं, जिनको यही सब करने से फायदा है, वो ये नहीं चाहते हैं। तो आखिर में तो फॉरेन पॉलिसी का मकसद होता है कि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित किया जाए। तो वही हमारा मकसद है। बहुत ज्यादा भावनाओं में बहने से कोई खास फायदा नहीं है पूर्वा जी। ठीक है। अली शाह जी, यानी अब देखा जाए तो धीरे धीरे हो सकता है चाइना टेक ओवर कर ले पूरी तरह से पाकिस्तान पे। ये अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे तेजावत जी कि हो सकता है अगर पाकिस्तान पूरी तरह से फाइनेंशियली या डिप्लोमेट तरीके से अगर वो कमजोर होता है तो चाइना टेक ओवर कर सकता है पाकिस्तान पे। फिर क्या वो एक बड़ी मुसीबत हो सकती है भारत के लिए? अली शाह जी। जी, लेकिन मैं कहूँगा, हमेशा ये कहता हूँ कि खतरा हमको नहीं, हमारे दुश्मनों को होएगा। जी। हो सकता है कि टेक ओवर कर ले पाकिस्तान को, बिल्कुल 100% मुमकिन है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन परोसी है चीन को, वो अपने मिनरल्स परोसे हैं चीन को, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और चीन चालबाज चीन तो है ही है, चाले चलता है। वो शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया था कि 2050 से पहले वो नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे। तो अमेरिका को भी खतरा लगा इस बात पे। मगर ये अगर ऐसी बात है तो अमेरिका को देखिए, अमेरिका का झुकाव देख लीजिए आप, रूस और चीन, ठीक है, उसको खतरा, इसको चीन खतरा लग रहा है, तभी अमेरिका धीरे धीरे रूस को पटा रहा है। जो अमेरिका और रूस के रिश्ते थे, आप कोल्ड वॉर के टाइम पे देख लीजिए, 79-89, अब देख लीजिए जो बाइडेन के टाइम पे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हल्का हल्का चाह रहे हैं कि रूस के साथ थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लें। अब आप क्योंकि उनको चीन से खतरा है, तो अगर चीन पाकिस्तान के साथ में एक बन जाता है, अमेरिका धीरे धीरे सॉफ्टली सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को जी। उनको IMF को टेरर फंडिंग कर दी, लोन दे दिया IMF को। आप देखिए 2 एक्स उग्रवादी उनके अपने जो ये क्या कहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने उसमें डाले कि एज एडवाइजर्स। तो ये मतलब ये कर क्या रहे हैं?
तो इनको मालूम होना चाहिए अगर ये पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो फिर ये इनडायरेक्टली चीन का ही कोई हाथ बढ़ाएंगे अपने आप से आगे निकलने में। तो अल्टीमेटली अगर चाइना की गतिविधियां रोक दी जाएं, बिल्कुल जैसे कि हमने क्वाड फॉर्म करी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान, हम चीन की साउथ चाइना सी में जो एग्रेशन है उसको कर्ब करेंगे। तो अगर अमेरिका ये बात समझ ले अच्छे से, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ लें इस बात को अच्छे से और पाकिस्तान को वहीं पे ही, सांप को वहीं पे मार दें, तो शायद बेहतरी होगी पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं कभी भी, जी। आतंक वहीं चलता रहेगा। ऐसे हम उन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, ऐसा वही ही कर लें, चीज आज पाकिस्तान का आज उत्तर वजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वही चीज बोली है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान को उसके खुद के पाले हुए आतंकवादी ही खत्म कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान 75 साल जी चुका, अब ज्यादा वक्त उसके पास बचा नहीं है। आर्टिफिशियल तौर पर बना है, भारत से अलग होके पैदा हुआ है, तो जो पैदा हुआ है वो खत्म भी होगा। संजय खन्ना जी, भारत जिस तरह से बार बार सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल अटैक किया, अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत के उस इमेज को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक आक्रामक देश के तौर पर या फिर सैन्य शक्ति वाले एक देश के तौर पर? देखिए, इसमें दो तरह की थॉट्स हैं जी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तान को समझती है और हिंदुस्तान के साथ है, उनको ये पता है कि हमने ये कार्रवाई क्यों की है। पर तुर्की है, अजरबैजान है, और भी कुछ देश हैं जिनके नाम सामने नहीं आए, वो सब पाकिस्तान के लिए ही बोलेंगे। उनके लिए जो है हमने जो है ये आक्रमण किया है। पर ये जो डेलीगेशन भेजा है हमने, अलग अलग 7 टीम्स बना के कम से कम 70 और देशों में ये जा रहे हैं, तो ये वहां पे यही जाके समझाना चाहते हैं कि हमने ये कार्रवाई क्यों की है। अगर मैं आपसे फोन पे बात करता तो आप ना मेरा चेहरा देख पा रही हैं और हम छोटी मोटी बात करके जो है उस चीज को खत्म कर देते, क्योंकि आप फोन पे कितना बात करेंगे। जब आप फिजिकली वहां जाके आप अपना पूरा बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने शुरू से ये हमारे साथ किया है, किसी देश के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बायलैटरल प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सोच विचार करे। पर यहाँ पे क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो इसलिए विश्व जो है जब हम वहाँ जाके अपना पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे तो वो इस चीज़ को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। और वन ऑन वन टॉक में जो है हमेशा कई चीज़ें हैं जो कि विदेशी मुल्क हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और हम दे सकते हैं, क्योंकि ये टीम उसी के लिए गई है, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। तो इस वजह से पूरा जो फोकस है वो इसी चीज़ पे हमारा रहेगा कि हम अपना पोजीशन एक्सप्लेन करें। पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व रहता है। आप कहीं पे भी देखिए, विदेशों में जहाँ पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में हो या कहीं और ये हुए हों, वहाँ पे पाकिस्तानी हाथ जो है हमेशा मिलता है। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में मिलना, जो कि अमेरिका इतने सालों तक उसको ढूंढता रहा, और वो पाकिस्तान जो कि अमेरिका जिसको सपोर्ट करता है उसके नाक के नीचे ही जो है उन्होंने ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था। तो ये चीज़ पूरी दुनिया समझती है, सिर्फ उनको एलैबोरेट क्लैरिफिकेशन और प्रूफ दिखाना था, जो हम फिजिकली जाके अब उनको वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हमने जो ये कार्रवाई की वो रिटेलिएशन में की है। ये पूरे विश्व को हमने करने से पहले बताया कि पाकिस्तान ने जो है वो टेररिस्ट के साथ मिलके, टेररिस्ट और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। तो पाकिस्तान की ISI ने ये पहलगाम में जो है आतंकी हमला करवाया था, और उसी के वजह से हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। जो अच्छा काम हमने किया है वो ये था कि हमने एस्केलेटरी लैडर जो है, जो लड़ाई का जो कि फुल ब्लोन आउट लड़ाई में भी तब्दील हो सकता था, वो नहीं किया है। 2016 में जब हमने सर्जिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक की थी, जहां पे हमने LOC पार करके पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं उनको तबाह किया था,
उसके बाद हमने उस एस्केलेटरी लैडर को थोड़ा बढ़ाया बालाकोट में 2019 यानी में। भारत ने इस कार्रवाई के बाद अपनी शक्ति भी दिखाई और अपनी शांति भी दिखाई कि हम शांति प्रिय देश तो हैं, लेकिन आप अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ऋषि दीक्षित जी, यही चीज सर मैं समझूंगी आपसे, क्या अब इस तरह की जो कार्रवाई भारत कर रहा है, खासतौर पर जो सीमा पार की जो कार्रवाई हो रही है, उससे भारत की जो छवि है वो आप डिफेंस डेमोक्रेसी के तौर पर देख रहे हैं या मिलिटेंट डेमोक्रेसी के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक सैन्य शक्ति वाली जो छवि है, जो इमेज है भारत की, वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली हम बनते हुए देख रहे हैं। देखिए, ये जो 4 दिन का हम लोगों का जो रहा है ये एपिसोड, तो बहुत कुछ इसमें मैं बता दूं कि जब तक भावनाएं नहीं होती हैं, भावनाएं आहत नहीं होती हैं और आपके हार्ट में पेन शुरू नहीं होता है, तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसको हम कभी निगेट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज मैं फिर बहुत क्लियर कह देना चाहता हूं कि हर चीज का, हर एक मौके के हिसाब से जवाब देना सही होता है। अभी हम किस पोजीशन में हैं आमने सामने के, भी हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए हैं। सारी चीजें जैसा हम चाह रहे हैं पाकिस्तान वैसा कर नहीं रहा है, तो ऐसे में कोई चीज बाहर करने की मैं बात नहीं सोच सकता हूँ कि उसके लिए कुछ फेवरेबल चीज हो या कुछ आदान प्रदान की बात हो, पहली चीज। और भावनाओं के बगैर अनटिल अनलेस आप नहीं उस पर आते हैं, तब तक आप कोई कार्रवाई करते भी नहीं। बट जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमने जो कार्रवाई किया, आपने जो क्वेश्चन डाला हमारे पास में, हमने जो कार्रवाई की है वो होश में रह के, जोश था और होश के तहत हमने कार्रवाई किया। एक लिमिटेड हमारा जो हमने डिक्लेयर किया था, जो संकल्प लिया था, उसको हमने पूरा किया है। और अब मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि ये जो सारा कुछ अभी घटित हुआ है पिछले कुछ दिनों पहले, इसने एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया है। इसमें जो बड़े बड़े मसीहा माने जाते हैं, बड़े बड़े सुपर पावर्स माने जाते हैं, उनके सारे दमखम ग्राउंड में देखे गए हैं। शायद वो भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसे हथियार हम बेच रहे हैं तो बेचने के बाद होता क्या है, उनको भी शायद नहीं मालूम था। और अब मालूम चल गया है कि जो उनके क्या बोलते हैं, उनको सहायता देने वाले लोग थे, उसके पीठ पर हाथ रखे हुए अभी भी रखे थे, उनको सब पता चल गया है। और शायद ये जो बातचीत की जरिया आया, अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो पहला सीज फायर की बात हुई थी, उनके डीजीएमओ ने हमारे इससे बात किया था, हमारे डीजीएमओ से, कि इस पे हम रोकते हैं, 2 दिन बाद फिर बात करेंगे। लेकिन वो समझौता होने के बाद 3 घंटे के अंदर दोबारा जो है मिसाइल्स के अटैक आ जाते हैं, ड्रोन्स के अटैक आ जाते हैं, जिसका रिपरकशन होता है 9 और 10 की रात का हमला। तो आप समझिए कि ये जिस किसी वजह से हुआ था, चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोला हमें कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं और आप लोगों ने समझौता भी कर लिया। और सब लोग अपनी अपनी होड़ में लगे थे कि इसका क्रेडिट हम ले लें। लेकिन भारत ने 2 टूक लहजा बता दिया कि जो कुछ करेंगे, जो कुछ डिसाइड करेंगे, आप लोग भले कहते रहिए पूरे वर्ल्ड में ढिंढोरा पीटते रहिए कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सबके स्टेक वहां लगे थे, सबके स्टेक लगे हैं अभी भी। वो सब चाह रहे थे, लेकिन ये भी नहीं चाह रहे थे कि भाई इतनी जल्दी से जहां उसके मिसाइल्स और उसके प्लेन्स गिराए जा रहे थे चाइना के, वहां पे जो मेन इसका क्या बोलते हैं हथियारों का एक तरह से बेचने वाला देश उसके लिए। तो ये सब चीजें बहुत पीछे से इनका असर होता है। वही चीज है ना, चाइना ने तो एक तरह से पाकिस्तान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। तेजावत जी, ये चीज मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि विदेश मामलों की आपको बहुत बढ़िया जानकारी है और आप बहुत लंबे वक्त से इन चीजों को देखते आ रहे हैं। चाइना के वेपन्स भी हमने देखे इस वॉर के दौरान कि वो किस तरह से अनटेस्टेड थे। फिर उसने पाकिस्तान को दिया कि भारत के साथ अगर आपके साथ तनाव की स्थिति है तो आप टेस्ट भी करिए, हमारे वेपन्स की भी टेस्टिंग हो जाएगी। वो भी धराशायी हो गए, वो भी मलबे में तब्दील हो गए। फिर किस दम पे चाइना टेक ओवर कर लेगा पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर? अपूर्वा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने थोड़ी सी बेरहमी भी की हमारे सारे ही रक्षा विशेषज्ञों से। आपने फॉरेन पॉलिसी की चीजें पूछ ली, पर ठीक है, नहीं, क्योंकि आपके लिए भी सवाल बचाए हैं। नहीं, सवाल का मतलब नहीं है। मैं कुछ चीजें करेक्ट करना चाहूंगा ताकि दर्शकों को गलत चीजें ना जाएं। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ही लंबे समय में चेंज होते हैं, और जैसे कि ऐसा नहीं है जैसे कि 90s के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था कि विश्व जो था वो 2 ध्रुवीय था, अब 1 ध्रुवीय बन गया है ना। तो एक तो हमें ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो चाइना है वो बैक स्टेज प्लेयर था। और मैं ऋषि साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारा हुआ था, पुलवामा हुआ था, उसके बाद में हमने चाइना को भी डोजियर वगैरह भेजे थे।
पर अगर मान लो वो उस पे पाकिस्तान का ही फेवर लेता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो पहलगाम के बाद में हमने चाइना से किसी तरीके का कोई संवाद स्थापित नहीं किया, जबकि पिछली बार हमने ऐसा किया था। दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्ड पावर है वो एकदम भारत पूरा एकदम ताकतवर हो गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो हकीकत है वो है, भारत एक दुनिया का बहुत बड़ी शक्ति है, दक्षिण एशिया में शक्ति है, जिसको चाइना बार बार चैलेंज कर रहा है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को वाइंड अप करना चाहूंगा। जी, जी। तो जो अली साहब ने बहुत शानदार चीज कही, जो खासकर ये है कि अमेरिका जो है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि रूस और चाइना एक बने रहे। क्योंकि आप निक्सन के समय का वो समय याद करिए कि उन्होंने रूस और चाइना को भी कभी एक नहीं होने दिया था, और 70s के बाद में उन्होंने चाइना को बहुत सारे फायदा दिखाकर उनको दोनों का आपस में उनके बीच में परेशानी पैदा करते रहे। बातें क्योंकि काफी लंबी चौड़ी है, इसलिए मैं इसको वाइंड अप करके मैं ये मेन मुद्दे पे आता हूँ जो आपने जी, प्रश्न पूछा है। वो ये है कि इस युद्ध से दो लोगों को फायदा हुआ है, एक तो भारत को और एक चीन को। नुकसान जो बड़े पैमाने पे हुआ है वो पाकिस्तान को हुआ है। चीन को इसलिए फायदा हुआ है कि इनकी जो खासकर जो फाइटर जेट्स वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां थी, उनके शेयर जो हैं वो एकदम अचानक से उछलने लगे। तो इससे क्या हुआ है कि चाइना को आर्थिक फायदा होगा, क्योंकि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो पाकिस्तान का सारा पैसा चीन में जाएगा, क्योंकि उनको फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे। वो अपना जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम वो बहुत ही खराब टाइप का था, उसको भी वो थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। और ये है, दूसरी तरफ भारत में भी कुछ जो डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, तो उसमें भी कुछ भारत को फायदा होगा, क्योंकि भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके ये बता दिया है कि हमने कितना ठीक से देखो सटीक निशाने लगाए, हमने कैसे क्या किया है। तो एक जो इंटरनेशनल मार्केट में अब भारत के जो खासकर फाइटर जेट्स हैं या मिसाइल्स वगैरह हैं, जो जितनी इजाजत है हमें बेचने की, बहुत सारी ब्रह्मोस जैसी तो हम नहीं बेच सकते हैं, पर जो कुछ भी छोटी जो दर्जे की मिसाइलें हैं तो वो हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक के डेब्ट के बाद में उन्होंने लगभग बहुत ही शानदार सुधार किए थे, और जो महंगाई दर थी वो लगभग 0 पे आ गई थी। वो अभी 5 से 6% चली गई है, जून महीने की बता रहा हूँ। और भारत में जो महंगाई दर जो बढ़ने की उम्मीद थी वो कम हो गई। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसके इम्पैक्ट क्या है, पर बहुत ही सहजता से हैंडल करने वाली ये सारी चीजें हैं तमाम। तो ये है कि हमें बहुत ज्यादा भावनाओं में नहीं बह के और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की बजाय जो समझदार पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्रालय में योग्य लोग हैं और वो इन सब चीजों को समझते हैं। हाँ, जहां तक पॉपुलरिटी की बात है, आम जनता से पॉलिटिशियंस कैसे संवाद करते हैं ये एक अलग मसला है। बिल्कुल, क्योंकि तेजावत जी हम ये भी देख रहे हैं पिछले काफी वक्त से ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पे कि भारत की ओर से जितनी सैन्य कार्रवाई की गई है, अब पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पे विक्टिम वाले अपनी एक नैरेटिव सेट कर रहा है। और क्या ये चीजें पाकिस्तान के लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ये विक्टिम कार्ड खासकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो बेरहम होती है उसमें ये कार्ड नहीं खेला जा सकता। आप कौन सा विक्टिम कार्ड खेलेंगे? गाजा में 14,000 बच्चे इसलिए मर गए कि इजराइल ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, खाने का सामान नहीं आने दिया जा रहा था। और गाजा में अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो अमेरिका के लिए या जितने भी ताकतवर लोग हैं उनके लिए तो इंडिया तो प्रायोरिटी में है ही नहीं। उनका खाली दक्षिण एशिया जितना मामला है, उनके लिए यूक्रेन रशिया वॉर है, गाजा फिलिस्तीन वाला है, क्योंकि वो मध्य पूर्व पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। उनके लिए साउथ चाइना सी है, चीन उनके लिए बड़ा खतरा है, और भारत से उनको कोई मतलब नहीं, वो टैरिफ वगैरह ये सारी चीजें हैं तमाम। तो विक्टिम कार्ड पाकिस्तान क्या खेलेगा जो खुद मतलब इतना कमजोर नहीं है, कम से कम उस हालत में नहीं पहुंचा है जिस हालत में अभी फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन में 60,000 लोगों के मरने के बाद क्या दुनिया उसकी तरफ ध्यान दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब दया जैसी चीज या इनके कोई खास मायने होते हैं ना, विक्टिम कार्ड खेलना पॉसिबल हो पाता है। पाकिस्तानियों को ही ये समझना पड़ेगा कि उनका हित किस में है, क्योंकि वहां की सारी विदेश नीति को जो संभालने वाले लोग हैं वो एक खास क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उनकी विशेषज्ञता क्या है? रक्षा, क्योंकि वहां के जनरल है। पर बदकिस्मती से भाई भतीजावाद के कारण, अयूब साहब के टाइम की ही बात है, उन्होंने वहां के आर्मी जनरल्स को भी डिप्लोमेट बना दिया। कोई वहां पे एम्बेसडर है, कोई कुछ और संभाल रहा है, कोई वहां का कुछ और मिनिस्टर है। तो
किसी एक क्षेत्र में अगर आपकी विशेषज्ञता है तो उसका उपयोग वही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर जो हाल होगा वो वही होगा जो आज पाकिस्तान का है। बिल्कुल अपूर्वा जी। बिल्कुल। अली शाह जी, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई तख्ता पलट हो सकता है? थोड़ा सा टॉपिक से अलग सवाल है, लेकिन मैं समझना नहीं चाहूंगी नहीं, बिल्कुल टॉपिक अलग नहीं है, बिल्कुल ये रिलेटेड ही है। और अपूर्वा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रह चुकी है। आप देखिए, उनके वजीर आजम 1951 में देख लीजिए, इनके पहले वजीर आजम जो थे लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद देखिए एक ट्रेंड चालू हो गई है। 65 में भी जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त किया, बाद में ये प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। आप देखिए, जनरल जियाउल हक ने रिलीजियस कार्ड खेला, ने कम्युनल किया बहुत, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रिलीजियस कार्ड किया। और आप देखिए, जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो को। आप जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो कि 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। आप देखिए, तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ को देख लीजिए आप, जो आर्किटेक्ट ऑफ 99 कारगिल वॉर। ये सब इन्होंने तख्ता पलट कर कू कर बाद में ये राष्ट्रपति बने हैं। तो अगर शहबाज शरीफ सरकार सोच रहे, इनको खुश रख देते हैं कि क्या एक वीडियो वायरल हुआ ना कि ये पाकिस्तान को इसमें फकर है, तो ऐसा कुछ वीडियो बहुत जोक वायरल हुआ है जी। ये अगर शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे होंगे ना कि इसको पाकिस्तान के फकर हैं करके और इसको खुश करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये साहब इसको ढसने वाला है और तख्ता पलट करेगा। यानी कि इमरान खान को ही माइट बी सेंटेंस टू डेथ। इमरान खान, हो सकता है कि इमरान खान को सूली पे चढ़ाया जाए, फांसी लटका, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सेना ने हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत उसको लीगलाइज, लेजिटिमाइज करके उसको मारा था उसको, क्योंकि असैसिनेट तो कर सकते थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत। वैसे इमरान खान को हो सकता है कि हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत इसको फांसी पे लटकाएंगे और शहबाज शरीफ साहब को भगा देंगे वहां से। उसके बाद कोई भी वजीर आजम कांटों का ताज पहनकर खुश नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबको भागना पड़ा है। इनका जनरल साहब भगोड़ा हो गए थे। बिल्कुल जनरल बिल्कुल परवेज अली शाह जी, मुशर्रफ यानी भगोड़े हो गए तख्ता थे। पलट भी पाकिस्तान में हो सकता है और इसको भी हम जल्द ही देखेंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, अरविंद जी, ऋषि दीक्षित जी, संजय खन्ना जी और मेजर अली शाह जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, 75 साल जी लिया, अब आगे कितना ही उसके पास वक्त होगा, क्योंकि सही बात है, जिसने पैदा लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तो अब पाकिस्तान को खुद उनके जो आका यानी जो आतंकवादी है वो ही निस्तेनाबूद कर देंगे, और ये भी हम बहुत जल्द देखेंगे। तो आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।